हेलो एवरीवन, वेलकम टू IAS। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में अभी तक हम लोग कर रहे थे कुछ मेजर कॉजेज़ एयर पोल्यूशन के, जिसके अंदर हमने देखा एक प्रोमिनेंट कॉज था व्हीकुलर एंड इंडस्ट्रियल एमिशंस। दूसरा एयर पोल्यूशन का कारण है पायरोलिसिस का इम्प्रॉपर यूज़ करना, क्योंकि इसके बाद जो रेसिड्यू बचता है उसको कहीं ठिकाने नहीं लगाया जाता अच्छे से। तीसरा कॉज हमने पढ़ा था फ्यूल एडल्ट्रेशन। चौथा हमने देखा था एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, वेस्ट ट्रीटमेंट और बायोमास बर्निंग से होने वाला एमिशन। पांचवा हमने देखा था पराली को जलाना नवंबर अक्टूबर के महीने में, जिसकी वजह से पराली का धुआं क्रिएट होता है, स्टबल बर्निंग जिसको कहते हैं। और उससे रिलेटेड फिर हमने काफ़ी कुछ एनालिसिस करी थी। अब हम बात करते हैं घरों में भी एयर पोल्यूशन होता है, वो भी एक प्रमुख कारण है जो कि हर घर से फिर रिलीज़ होता है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर वो पॉल्यूटेंट्स फैलाता है। और आप ऐसा भी कह सकते हो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से पॉल्यूटेंट जो है वो घर के अंदर एंटर करते हैं। हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन कैसे होता है? बड़े सारे फ्यूल को बर्न करने की वजह से। जैसे मान लो कि आपके घर के आगे आपका काफ़ी बड़े साइज़ का घर है और आपके घर में एक बगीचा है या फिर कोई एक फील्ड है, आपके खेत है, ऐसा मान लो। अगर आप बहुत अलग अलग तरह के फ्यूल को बर्न करते हो वहाँ पर, लाइक कोल, चारकोल, लकड़ियाँ, जो खेती बाड़ी का जो रेसिड्यू जो बच जाता है, जैसे कोई पत्तियाँ हैं, कोई बेकार क्रॉप्स हैं, या कोई एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं जो कि आप यूज़ करते हो, आपने कोई सॉल्यूशन बनाया है फर्टिलाइज़र का, वीडीसाइड्स का, आप उनको ठिकाने लगा रहे हो और वो कोई सूखा एलिमेंट है, आप उसको फिर जलाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। एनिमल डंग, लाइक काउ डंग, जैसे कई लोग कंडे जलाते हैं, और केरोसिन एक्सेट्रा, हीटिंग या फिर कुकिंग पर्पसेस के लिए। और वहाँ पर फिर क्या होता है, वैसे तो वो ये चीज़ें अगर आप जलाओगे तो कुदरत में तो नेचुरल तौर पर फैलेंगी, इससे जो पॉल्यूटेंट्स होगा वो कुदरत में फैलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें सिर्फ इंडोर एयर पोल्यूशन की, हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन की, तो जब आपके उस जगह पर, किसी भी जगह पर, घर में या घर के आसपास एक प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो, और जब आप ये चीज़ें जला रहे हो तो इसका धुआं अगर आप तक पहुँच रहा हो तो वो इंडोर एयर पोल्यूशन का रूप है। यानी कि आपका घर और आपके घर का जो आसपास का जो दायरा है, वहाँ पर अगर कुछ आप ऐसी चीज़ें जलाते हो तो वो इंडोर एयर पोल्यूशन का पार्ट है। अब ये कभी कभार आपकी नेसेसिटी से भी जलती हैं चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक लकड़ी का गट्ठा लिया और उसको, श्रेया वो समझते हो अपने आम भाषा में तसला समझते हो? तसला, जिसमें कई लोग सर्दियों में यहाँ पर लकड़ियाँ वगैरह रख के जलाते हैं और वरांडे में, आंगन में रख लेते हैं, है ना। तो आपने ऐसा कुछ तसला लिया, या मान लो कि आपके घर के अंदर एक मिट्टी का गेरुआ से बना हुआ, रेड ओकर से बना हुआ एक हवन कुंड है जिसमें डेली हवन होता है। या मान लो कि आप अपने गांव गए हो तो वहाँ पर वरांडे में या कहीं पर भी किसी एक ओपन जगह पर आपने ऐसे ही गीली मिट्टी का इस्तेमाल करके एक नेचुरल तरीके से चूल्हा बना रखा है। अब वहाँ पर ये कोयला, चारकोल या लकड़ी, ये चीज़ें तो यूज़ होनी है। अब लकड़ी इतनी आसानी से सुलगती नहीं है, तो मिट्टी के तेल की बोतल जो है चूल्हे के किनारे या फिर सर्दियों की लकड़ियों को इस तसले में जलाने के लिए, आपने अक्सर देखा भी होगा, जैसे लोहड़ी पर जो लकड़ियाँ होती हैं, ऐसा होता है ना उनके साथ श्रेया के, पहले हम उसका लकड़ी का बड़ा सा गट्ठा बना लेते हैं कुछ ऐसे करके, ये हल्का सा एक केरोसिन का एक ढक्कन, मिट्टी का तेल का एक ढक्कन अगर यहाँ पर छिड़क दो तो लकड़ियाँ जल्दी आग पकड़ लेती हैं, है ना। अब एक एक घर में, पूरी गली में, पूरे मोहल्ले में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में और पूरे स्टेट में अगर ये प्रक्रिया भले ही छोटी लकड़ियों के साथ, बड़ी लकड़ियों के साथ, लेकिन हर एक इंडिविजुअल से कंट्रीब्यूट होकर हो रही है, तो वो एक बनेगा एक्सटर्नल पॉल्यूटेंट का पार्ट। लेकिन इस तरीके का
कोयला जलाना, लकड़ियाँ जलाना, सर्दियों में आग को मतलब क्या कहते हैं, हाथ सेकने के लिए, आग तापने के लिए आप ये सारी चीज़ें जला रहे हो, और उसका धुआं ऑब्वियस ही बात है जलने के बाद, बुझने के बाद आपके घर तक एंटर कर रहा है, आपके घरों के प्रेमाइसिस में वो है, वो इंडोर एयर पॉल्यूशन का पार्ट है। ऐसा भी नहीं कि इंडोर एयर पॉल्यूशन सिर्फ ह्यूमन हेल्थ को प्रभावित करता है। आप ऐसा कोयला डेली अपने वरांडे के अंदर जलाते रहो, और आपने अगर आंगन के अंदर, वरांडे के अंदर वाइट वॉश करवा रखा है, तो वो कुछ टाइम के अंदर आप फ़र्क पता लगा पाओगे कि बगल की दीवारें, बगल का मार्बल बहुत अलग हो गया है एज़ कम्पेयर टू दैट प्लेस जहाँ पर कोयला आप जला रहे थे। वहाँ की दीवार फीकी फीके से रंग की पड़ गई है, और कुछ टाइम के बाद वो काली काली सी पड़ने लग जाएगी। ठीक है, तो बर्निंग these fuels it produces an array या range of pollutants including fine particulate matter 2.5, black carbon, carbon dioxide, कार्बन मोनोक्साइड और मीथेन, ये चीज़ें याद रखना। ठीक है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो रिलीज हो सकते हैं आपके कमरे के अंदर इन द फॉर्म ऑफ इंडोर एयर पॉल्यूशन थ्रू पेंट्स, कारपेट्स, फर्नीचर एक्सेट्रा। इनके अंदर वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, फिर 7th कॉज है, एंड दीज कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन आर मोर देन इनफ। काफ़ी दे रखे हैं यहाँ पर, इतना किसी बुक के अंदर इतना डिटेल में नहीं दे रखा होता है, तो आपको एड्रेस करने के लिए काफ़ी सही है। और इसके अलावा 2-4 कॉजेज़ और हैं जो कि एयर पॉल्यूशन के लिए एंथ्रोपोजेनिक कॉज तो नहीं है, लेकिन नेचुरल कॉज है। लेकिन उसने वॉल्केनिज्म का टॉपिक देकर ऑलमोस्ट उस डिस्कशन को यहाँ पर वाइंड अप कर दिया है, जो अभी हम वॉल्केनिज्म पढ़ेंगे। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट के लिए याद रखना, आप ज्योग्राफी का सहारा ले सकते हो। जब आप पूरे ज्योग्राफी के अंदर एटमॉस्फेयर का टॉपिक मेरे साथ पढ़ लोगे, या क्लाइमेटोलॉजी जिसको आप जानते हो विद रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफी, उसके बाद आपकी इस टॉपिक के अंदर कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन के अंदर एक वैल्यू एनरिचमेंट हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो अभी के लिए लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर दे रखा है वो काफ़ी है आपके लिए। वॉल्केनिज्म, अब वॉल्केनिज्म ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली कारण बनता है एसिड रेन का, या फिर ओजोन डिप्लीशन या ओजोन डिस्ट्रक्शन का। अच्छा, ओजोन लेयर एक अच्छी लेयर होती है कि नहीं होती है, या ओजोन गैस एक अच्छी गैस होती है? क्या क्या मदद करती है हमें, अर्थ को? यूवी रेस को रोकती है। इसके अलावा जो मिनिमम हीट अर्थ को चाहिए होती है वो तो उतना तो गर्म, हाँ उतना तो गर्म रखता है कि नहीं रखता है ओजोन लेयर। दिक्कत तो ये है ना, जो बदमाश जो गैसेस है वो बाहर रिलीज, मतलब जो गैसेस हैं वो सन के फिर इंसोलेशन को, रेडिएशन को बाहर नहीं जाने देती हैं, है ना। दिक्कत भरी बात तो ये। ओजोन अपने आप में तो एक नॉर्मल हीट का रखने का काम करता ही है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, एटमॉस्फेयर इज लाइक अ ब्लैंकेट ऑफ अर्थ, और वहीं उसके साथ एक एसोसिएटेड है ओजोन, जो कि एक ओजोन लेयर बनाती है। अगर ऐसा ना हो, याद है ज्योग्राफी 6 क्लास का एक रूल, तो अर्थ में फेस एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर लाइक अदर प्लैनेट्स। प्लूटो की तरह ठंडा हो जाएगा, वीनस की तरह फेरी रेड हॉट बॉल बन जाएगा, याद है? ठीक है। अच्छा, मुझे जल्दी से फटाफट एक बात बताओ, मरकुरी सूरज के सबसे ज़्यादा क्लोज है, लेकिन फिर भी वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों है? प्रैक्टिकली तो ये होना चाहिए ना कि सूरज के क्लोज जो सबसे ज़्यादा, आप आग के सबसे पास खड़े हो तो पसीना पहले आपका निकले, मैं अगर आपसे पीछे खड़ा हूँ तो मेरा बाद में निकले, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों इन टर्म्स ऑफ प्लैनेट? हाँ, तो और मरकुरी में क्या है, एटमॉस्फेयर नहीं, और वीनस में है। और स्पेशली 2 गैसेस कौन सी हावी होती है वीनस में? एंड हीलियम, है ना, जो कि किसके पास भी हैं, सूरज के पास। और ये हमें क्या प्रूव करती हैं, गैसेस कैसी होती है, ठंडी की गरम? गरम। ठीक है, वेरी गुड। तो जो वॉल्केनिक गैसेस होती हैं, इसकी वजह से जो हानि होती है,
जो नुकसान होता है वो लोगों को होता है, एनिमल्स को होता है, एग्रीकल्चर को होता है और प्रॉपर्टी को होता है, बिकॉज दे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये मैं 1 2 3 करके इसलिए लिखता हूँ, जब मैं खुद लिख लिख कर प्रैक्टिस करता हूँ ना, तो मैं इनके या तो ये या सिंपल चीज़ में कि वॉल्केनो से रिलीज़ होने वाली ये जो गैसेस हैं, दे आर ABCD, मुझे लिस्टिंग्स में बहुत जल्दी याद रहता है, इसलिए मेरी आदत है ऐसे 1 2 3 पर ऐसे लिखने की। तो जो और इससे डिफरेंशिएट भी हो जाता है, फिर मैं कॉन्फिडेंट भी फील करता हूँ कि नहीं यार, मैंने यार वो चीज़ पढ़ी थी, वहाँ पर तो 4 गैसेस गिवन है, इस क्वेश्चन के अंदर ये सिर्फ 3 का या 5 का जिक्र कैसे कर सकता है। तो उससे मेरे को अपने आप पे कॉन्फिडेंस रहता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को एलिमिनेट करते वक्त या क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। और मेंस की आंसर राइटिंग मेरी हमेशा बहुत एनरिच रहती है इस एक्सरसाइज से, क्योंकि वो सारे पॉइंट्स मेरे पास स्कैटर होकर एक जगह पर स्कैटर होकर ही पड़े होते हैं वो सारे पॉइंट्स, क्योंकि 1 2 3 4 करके मैं उसकी लिस्टिंग कर देता हूँ। बाद में कंपाइल होकर जब सारा वो टॉपिक खत्म हो जाता है तो वो एक आंसर राइटिंग के अंदर आपकी वैल्यू एनरिचमेंट हो जाती है। धीरे धीरे करके आप सीख जाओगे ये सारी चीज़ें, डोंट वरी। तो लोकली सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है इट कैन लीड टू एसिड रेन एंड एयर पोल्यूशन डाउनवर्ड फ्रॉम अ वोल्केनो। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है, सल्फर डाइऑक्साइड की जो गैस है वो एसिड रेन का कारण बन सकती है। और ऊपर हमने क्या पढ़ा कि वोल्केनो के अंदर बड़ी सारी गैसेस है, उसमें से एक गैस है सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये एक प्रकार से एयर पोल्यूशन का एक कारण बन सकता है, लेकिन ये एयर पोल्यूशन आया कैसे? वोल्केनो की वजह से। अब ये क्या, अब ये एक टर्म लिखा हुआ है, इसको समझने की ज़रा कोशिश करते हैं हम लोग। डाउनविंड। डाउनविंड का मतलब ये होता है, एक रूल याद है आपको कि कभी कभार कुछ वोल्केनो एक तो ऊंचाइयों पर होते हैं, ऑब्वियसली बात है, प्लेन रीजन में तो आपको कोई वोल्केनो देखने को मिलता नहीं है, ऊंचाइयों पे ही होते हैं थोड़े से। वो ऊंचाइयों पर होने के साथ साथ वो वोल्केनो जो होते हैं वो एक्टिव वोल्केनो होते हैं, या डोरमेंट भी है मान लो। अगर वो एक्टिव हैं तो खतरे वाली बात और है, वो इतनी जोर की ब्लास्ट करते हैं, और डोरमेंट है तो और भी ज़्यादा खतरे की बात हो जाती है, भले वो डेली रिलीज नहीं कर रहा है। लेकिन आपको पता है ना, जब वो वोल्केनो शांत होता है तो ऊपर वो अपने एक परत बिछा लेता है, जिसको वो अपना दरवाजा जो मेन होता है वो बंद कर लेता है, क्रेटर कहते हैं जिसको। ये जब ये अंदर से ऐसे आग बबूला होना स्टार्ट होता है, धड़ाम करके इतनी जोर की फटता है, इसकी प्लेट अलग गिरती है जाकर, मतलब समझ जाओ कहने का मतलब है ना। और ये चीज़ पता है आपको कि कुछ कुछ जो ये कार्बन सूट के पार्टिकल्स जो अंदर से निकलते हैं, कुछ भी गैसेस निकलती हैं, गैसेस को साइड करो एक बार के लिए, लेकिन ये जो पॉल्यूटेंट्स है ये एटमॉस्फेयर के बाहर तक ट्रैवल कर जाते हैं कभी कभार, किसी किसी वोल्केनो के केस में मैंने आपको बताया था। इसी एक्सप्लोजन की वजह से तो हमारा यूनिवर्स आज तक फैल रहा है। बिग बैंग थ्योरी यही तो कहती है, यूनिवर्स एक्सपेंड क्यों हो रहा है? वो धमाका इतनी तेज था कि वो एटॉमिक पार्टिकल्स आज भी फैल रहे हैं, इसलिए इसकी वजह से यूनिवर्स एक्सपेंड होता चल रहा है, खींच रहा है। सोच के देखो, ये बिल्कुल ऐसी ही चीज है निर्वैर कि आपने कॉस्को की बॉल आसमान में मारी और आप हजारों करोड़ों साल से उसका इंतजार कर रहे हो वापस आने का। यही तो था ना ऐसा एक्सप्लोजन। अब ऐसे ही ये जो होता है, ये सारी गैसेस वोल्केनो से। अब वोल्केनो के बारे में देखो, आप बहुत कुछ जान चुके हो, मुझे ज़रा सिंपल सी चीज़ बता दो, लावा और मैग्मा में क्या फ़र्क होता है? हाँ, लावा आउटसाइड होता है, ठीक है। क्या ये हमेशा बीचों बीच से निकलेगा हमेशा लावा, अगर ये वेंट आउट होगा तो? नहीं, साइड में वेंट्स भी होते हैं कभी कभार, है ना, वहाँ से भी टपकता है। जब ये किसी भी चट्टान से बाहर निकलेगा, उस चट्टान को पिघलाएगा क्या? बिल्कुल पिघलाएगा। और वो फिर किस प्रकार की रॉक बनेंगी सूखने के बाद? इग्नियस ही बनती है जनरली। और इग्नियस रॉक के अंदर फॉसल्स होते हैं क्या? नहीं। यानी कि इग्नियस रॉक से मैं फॉसल फ्यूल एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं क्या कभी? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। नाम मात्र को मिल जाए तो वो भी किसी काम का नहीं है, ठीक है। इट इज़ जस्ट लाइक कि इंजेक्शन में कोई दवाई भरना,
ठीक है, पूरे अर्थ में इतना फॉसल फ्यूल मिला है मुझे इससे, इग्नियस रॉक से, इतना ही, तो ये किसी काम का नहीं होता। ठीक है, उसके बाद ये जो मैग्मा ऊपर उठकर लावा बनने की जो कोशिश करता है, तो ये क्यों करता है, इसके नीचे ये क्या है? मेंटल तो ठीक है, मेंटल के अंदर क्या प्रक्रिया होती है? सेल्स जो गोल 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 एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घूमते रहते हैं। वेरी गुड, राइजिंग सेल्स ऑफ कन्वेक्शन करंट्स, ऊपर ऊपर उठते हैं ना, तो जितने बार यहां से घूम के निकलते हैं इसको ठोक के निकलते हैं, है ना। और ये वाली जो वॉल्केनो की प्रक्रिया होती है, आप लोग लास्ट चीज मुझे ये भी बताओ, क्या ये सिर्फ लैंड पर होती है या फिर सी फ्लोर पर भी होती है? सी फ्लोर पे भी होती है। और जब ये सी फ्लोर पर होती है और वो जमीन को ऐसे तोड़ते चलती है, इसको क्या कहते हैं स्ट्रक्चर को हम? मिड ओशनिक रिज। और इससे अगर ये वॉल्केनो आता जाए आता जाए आता जाए, ये ऐसे इकट्ठा होता चलेगा डेवरेज एक तरीके से इसमें, है ना। इससे आगे चलकर जब वो पानी के ऊपर अपनी गर्दन निकाल लेगा, वो क्या बन जाएगा? हम उसको क्या कहते हैं? आइलैंड। तो चलो आपको सारी चीजें इसके बाद आप लोगों को याद है, वेरी गुड। वॉल्केनो के अंदर, वॉल्केनो तो देखो एक पहाड़ है ना श्रेया, है ना। वॉल्केनो कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि मतलब वो फट रहा था हम उसे वॉल्केनो बोल रहे हैं, एक पहाड़ है बेसिकली। वो प्रॉपर तो हम लोग जानते हैं ना कि उसको अंदर से जो निकल रहा है वो मैग्मा लावा निकल रहा है ना। वॉल्केनो तो पहाड़ है एक तरीके से, एक स्ट्रक्चर है वो तो। अब अगर वो सच में वॉल्केनो होता तो फिर ये जो एक्सटेंट वॉल्केनो हो चुके हैं, फिर हम इसको वो क्यों कहते हैं, एक्सटेंट क्यों कहते हैं? वो भी फिर कुछ ना कुछ दे रहे होते, है ना। वॉल्केनो जो है, वो जो मैग्मा अपने साथ लेकर आया है, वो अर्थ की कौन सी लेयर से लेकर आया है? क्रस्ट, मेंटल या कोर से? मेंटल से। और ये आप कैसे कह सकते हो कि बिकॉज मेंटल इज द ओनली लेयर जहां पर किस प्रकार का फ्लूइड होता है? एक्चुअली वो एक्चुअली फ्लूइड होता है वहां पर, और विस्कस फ्लूइड होता है, गाढ़ा गाढ़ा सा, है ना। ये गर्म होता है काफी ज्यादा। अब जब ये बाहर निकलता है, तो जब ये गैसेस रिलीज करता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मतलब ये गैसेस अर्थ के अंदर थी ना, प्रेशर कुकर की तरह, और वो जैसे ही गैस ज़्यादा होती जा रही होती जा रही होती जा रही है, आपने कुकर में थोड़ा सा पानी डाला, उसके अंदर 2-4 आलू डाले और आपने उसका ढक्कन लगा दिया और गैस पे रख दिया। जब उससे प्रेशर सहन नहीं होगा तो सीटी बजेगी कि नहीं बजेगी? बजेगी ना। तो कुकर की गैस जो सीटी के थ्रू बाहर निकलती है, या फिर अर्थ की गैस जो कि वॉल्केनो के बाहर निकलती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? ये सारी गैसेस बाहर निकल रही हैं। पहले बताओ, ये गैसेस बाहर निकल रही हैं, H2S, CO2, SO2 निकल रही हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? क्या बता रहे हो आप? वो तो ठीक है, अरे वाह वाह ये तो आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। टर्म होता है डी गैसिंग। याद है एक जगह पर मैंने एक्सप्लेन भी करा था अर्थ की फॉर्मेशन के कंटेक्स के अंदर काफ़ी अच्छे से, कि ऐसे ऐसे करके जो है धीरे धीरे करके जब बहुत सालों की बारिश होती जा रही थी, है ना, और वॉल्केनो निकलता जा रहा था, तो ये डी गैसिंग होते 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 ऐसे ही जाके हमारा अर्ली एटमॉस्फेयर बना है। याद है, बताया था मैंने, और PMFIS में बताया था कुछ चैप्टर्स पहले। ठीक है, अब देखो वो आपको क्या कह रहा है। सिर्फ मैं याद रखना, ये सारी एक्सप्लेनेशन जो आपको दे रहा हूँ सिर्फ इस टर्म को समझाने के लिए दे रहा हूँ मैं। डाउनविंड, ठीक है। अब देखो वॉल्केनो, जैसा कि मैंने आपको इस डिस्कशन स्टार्ट होते ही बताया कि वो एक थोड़ी ऊंचाई पर देखने को मिलेगा आपको, जहाँ से भी वॉल्केनिक eruption होता है। जनरली अर्थ पर ऐसी जगह होती है कि आपको वो प्लेन रीजन में ना मिलकर थोड़ा सा तो ऊपर मिलेगा ना इसमें। अब यानी कि जब वो थोड़ा सा ऊपर ही है, और मतलब सी लेवल से होते होते वो काफ़ी ऊंचाई पर है, और जब वो इतने प्रकार की गैसेस वगैरह ये जो रिलीज करता है, और एकदम से धड़ाम करके अगर वो फटेगा, चाहे भले वो एक्टिव है या फिर डॉर्मेंट है,
ये अपनी गैसेस और जो भी रिलीज ये करता है, अभी हम उसको पॉल्यूटेंट का नाम नहीं देते हैं, जो भी वो पार्टिकल्स रिलीज करता है लाइक कार्बन सूट के पार्टिकल्स वगैरह, जिसको हम आम भाषा के अंदर क्या कहते हैं वोल्केनो के कंटेक्स्ट में लावा बॉम्ब्स, है ना। लावा बॉम्ब समझ रहे हो ना, कोई बड़े बड़े बॉम्ब नहीं होते हैं कि आग के गोले गिर रहे हैं, ठीक है, केमिकल वॉरफेयर की तरह, बायोलॉजिकल वॉरफेयर की तरह, वो कार्बन सूट के पार्टिकल्स ही हैं, ठीक है। एक गाड़ी जो कि बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ रही है, आप बिल्कुल उसके सामने आके खड़ा हुए, गाड़ी वाले ने गाड़ी स्टार्ट करी, बाइक वाले ने बाइक स्टार्ट करी, और वो पूरा जो धुआं है काला काला आपके चेहरे पर आ गया, तो यानी कि आप शिकार हो चुके हो कार्बन सूट पार्टिकल्स का। अगर यही काला धुआं वॉल्केनो के किसी पहाड़ से निकला होता और आपके चेहरे पे छा गया होता या फिर आपके कपड़ों को गंदा कर गया होता, तो वो होता लावा बॉम्ब, ठीक है। अब देखो, ये जो गैसेस और ये जो पार्टिकल्स जो हैं, जो भी रिलीज हो रहे हैं, अभी नाम को छोड़ो क्या रिलीज हो रहा है हमें कुछ नहीं पता, मान लो कि हमें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, इतना पता है कि कुछ गैसेस और कुछ पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, लावा बॉम्ब्स, कार्बन वगैरह, और कुछ कुछ गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकलती हैं आपके अंदर से। ये सबसे एटमॉस्फेयर की सबसे बेसिक लेयर कौन सी होती है? ट्रोपोस्फियर। और ये कैसे बनती चलती है? मैंने आपको बताया था एक तरीका, ट्रस्ट मी का कंसेप्ट। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। और एक्सोस्फियर क्या होता है एक्चुअली? उसके बाद आउटर स्पेस, आउटर स्पेस, ठीक है। अब ये ट्रोपोस्फियर तक यानी कि ये सारी की सारी चीजें फैल जाती हैं, रिलीज हो जाती हैं। एक चीज जानते हो, ट्रोपोस्फियर या ट्रोपोस्फियर के आसपास, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं जैसे ट्रोपोस्फियर से जाते हुए जो नेक्स्ट लेयर है स्ट्रेटोस्फियर की, इसके बीच में जो गैप आता है, आपको पता है ना, हर बार एक गैप आता है, उसको पॉज कहते हैं हम लोग। तो ट्रोपोस्फियर के बाद कौन सा गैप आएगा? ट्रोपोपॉज। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ट्रोपोपॉज और ट्रोपोस्फियर के आसपास ही बादल बनते हैं, राइट? ये वॉल्केनो अपनी इरप्शन कर करके ऊपर गैसेस और कुछ पार्टिकल्स को फैला चुका है, जो कि ऊपर घूम रहे हैं ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोपॉज के आसपास। जाने को उससे दूर तक भी जा सकते हैं, हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन वो ठीक है, वो यहीं तक फैल रहे हैं। जनरली अर्थ के ज़्यादातर 95% वॉल्केनो यहीं तक उनकी औकात होती है कि वो फैला सकें। कुछ कुछ होते हैं कि और भी लेयर तक मतलब वो फैला देते हैं, ठीक है। मान लो कि यहाँ तक मतलब वो जो है वो फैला रहे हैं, ये गैसेस वगैरह रिलीज कर रहे हैं और ये पॉल्यूटेंट्स वगैरह फैला रहे हैं। अब यहाँ पर अगर बादल बन रहे हैं, तो ये जो गैसेस हैं लाइक SO2, ठीक है, अब H2S, ये ऐसे आपस में मर्ज होकर ये बादलों के अंदर ये पार्टिकल सेंटर, बादलों के अंदर ये पार्टिकल सेंटर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बताओ, करेंगे? जब ये बादलों के अंदर करेंगे, अब बादल को तो भाई साहब जमीन से, धरती से पानी मिल रहा है आराम से। कैसे मिल रहा है? वही वाटर साइकिल के थ्रू, इवेपोरेशन हो रही है, वो पानी यहाँ पर आ रहा है। ये अगर यहाँ पर नहीं होता बादलों के अंदर, तो बादल स्वच्छ पानी गिराता अपना, बिल्कुल, है ना। जब वो हैवी लोड हो जाता, उसकी कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती, वो पानी गिरा देता अर्थ के ऊपर। वो पानी गिरा देता तो वो प्रेसिपिटेशन हो जाता, और प्रेसिपिटेशन, क्योंकि अगर वो पानी की फॉर्मेट के अंदर गिरा रहा है, उसको रेनफॉल कहते थे आप, राइट। अब क्योंकि यहाँ पर ये सारी गैसेस और ये पार्टिकल्स भी मिक्स हो गए, और ये सारी गैसेस जानलेवा है, अच्छी नहीं है। अब ये ऊपर जाके एक तो बादल को काला बनाती हैं, उसके अंदर जो उसने इवेपोरेशन से पानी भरा था इतनी मुश्किल से, उसको इम्प्योर बनाती हैं। अल्टीमेटली जब ये बारिश गिरेगी भी, तो ये बारिश भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगी, जिसको आप क्या कहोगे? एसिड रेन। और एसिड रेन क्या मार्बल को, अर्थ की वेजिटेशन को, या फिर अगर ऐसा पानी कहीं भर जाए जिसको ह्यूमन बींग्स पी रहे हैं, या फिर वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, जानवर पी रहे हैं, ये सबके लिए जानलेवा है कि नहीं, और विनाशकारी है? ये अच्छा पानी होता है किसी भी सेंस में एसिड रेन वाला, है ना? ये है। और याद है फिर अभी उस टॉपिक में मत पढ़ना कि मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी में अभी क्लाइमेटोलॉजी पे आने तो मैं आपको अलग अलग तरह के बादल करवाऊंगा, सीरस क्लाउड, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, ठीक है। तो ये अभी आपको सीरस क्लाउड न्यूक्लिएशन कह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब जो बारिश का पानी है वो सिर्फ इन्हीं बादल के अंदर इकट्ठा होता है, या फिर न्यूक्लिएशन की जो एक्टिविटी है, सर्कुलेशन है, वो इसी बादल के थ्रू होती है। वो तो उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बस आपको लिख दिया है
राइटर का यहाँ पर मेन कंसर्न आपको वोल्केनिज्म का टॉपिक समझाने से रिलेटेड है, ना कि बारिश कैसे वर्क करती है। ठीक है, यहाँ पर राइटर बारिश समझाने नहीं बैठा हुआ है, वो वोल्केनिज्म समझा रहा है आपको। ठीक है, उसने बस ऐसे ही लिख दिया है इसको, तो इसको दिल से मत लगा लेना। अब समझ गए। अब डाउनविंड क्या है? हवा जो इसको ऊपर लेकर जा रही है। अब यहाँ से एक बार बताओ, गर्म हवा ही होगी ना इसके आसपास, तो वो लाइटर गैसेस और ऊपर उठाएंगी इसको ट्रोपोस्फियर ट्रोपोपॉस के आसपास, बादल के साथ मर्ज कर देंगी, और वो बादल जो है वो नीचे बारिश की फॉर्मेट के अंदर जो वो गिराएगा, इसको बोला जा रहा है यहाँ पर डाउनविंड। अब समझ गए क्या है डाउनविंड? समझ गए? ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि आप ये सोचो कि डाउनविंड क्या, हवा नीचे की तरफ कैसे आ रही है। ठीक है, हवा तो नीचे से ऊपर चलती है, तो वो डाउनविंड एक्चुअली वॉल्केनो से जब भी आता है तो उसको यही बोला जाता है कि जो गैसेस वगैरह वॉल्केनो से मतलब उड़कर गई हैं ऊपर, लाइटर एयर लेकर गई है उसको, वो बादलों के साथ जो मिक्स हो गई हैं, तो जब बारिश होगी तो वो हल्का फुल्का आंधी तूफान चलेगा उससे पहले, और जो एसिड रेन होगी तो उसकी वजह से उस रीजन में आसपास जहाँ पर भी उस बादल के अंदर ये वॉल्केनिक पार्टिकल्स और गैसेज जो इकट्ठी हैं तितर बितर होकर इधर उधर फैलेंगे, और जब ये बारिश होगी, जब कैरिंग कैपेसिटी बादलों की ख़त्म हो जाएगी, तब ये एसिड रेन की फॉर्मेट के अंदर अर्थ पर बारिश करवाएगा। तो ग्लोबली लार्ज एक्सप्लोजिव इरप्शंस दैट इंजेक्ट a tremendous volume of sulfur aerosols into the stratosphere, it can lead to lower surface temperature and it promotes the depletion of the earth's ozone layer। जब ज़्यादा हद से ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शन होती है तो वो जो सल्फर एरोसोल्स होते हैं उनको काफ़ी हद तक रिलीज़ करता है। और आप एक चीज़ याद रखो, हमने ये पढ़ा था कि एल्बिडो इफेक्ट जो होता है वो एरोसोल्स की वजह से हो सकता है। अब एरोसोल कुछ नेचुरल भी होते हैं, हम कुछ चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं इसको, जैसे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ वगैरह की वजह से जो ये रिलीज़ होते हैं। तो जो पार्टिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं, सूरज की किरणें जैसे यहाँ पर टकराएंगी इससे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, और इसकी वजह से कभी कभार सरफेस टेम्परेचर जो होता है उसके अंदर हमें कमी देखने को मिलती है, यानी कि ठंडा हो जाता है वो। हम एल्बिडो जो टर्म का यूज़ करते हैं वो यही तो करते हैं ना, कि सन की किरणें अगर पड़ रही हैं किसी भी चीज़ पर तो वो रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाए पूरी की पूरी, है ना। जैसे बर्फ़ के अंदर 100% रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, इसलिए वो वाइट है, और वो अपने पास सन की रेज की कोई भी उधारी नहीं रखता, बर्फ़ पूरी वापस कर देती है वाइट आइस, है ना। लेकिन यही जो इरप्शंस हैं ये सरफेस टेम्परेचर को लोअर करेंगे, ये तो हो गया इसका गुड एस्पेक्ट। लेकिन इसका डिटेरियोरेटिंग या फिर बैड एस्पेक्ट क्या है? इसके साथ ही ये सारी चीज़ें इतनी विनाशकारी होती हैं कि लंबे समय के अंदर अर्थ की ओजोन लेयर को भी डिस्ट्रॉय करके रख देंगी। ये आपके लिए, जो कि यहां पर आपको ब्लू लाइन से दिख रही है। ओजोन लेयर इसको डिस्ट्रॉय करके रख देती है। और जब ये ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय होती है तो सन जो है, सन की रेज जो है वो अपने साथ क्या लेकर आ रही हैं? एक खतरनाक चीज होती है सन की रेज में, यूवी। आपको पता है ना, इट इज़ बैड फॉर ह्यूमन स्किन, इससे स्किन कैंसर हो सकता है या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, है ना। एग्रीकल्चर फील्ड डिस्ट्रॉय हो सकती है, एनिमल्स के लिए अच्छा नहीं होता, बहुत नुकसान है इसके। तो ये एंटर कैसे करती है? वैसे तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ओजोन लेयर इसको ट्रैप कर लेता है, लेकिन अगर ओजोन जो है, ओजोन लेयर, उसकी भी कैरिंग कैपेसिटी ना सब चीज़ों को संभालने की, ये लेयर जो है इन सारी चीज़ों से टकराते 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 एक जगह से कहीं फट जाए, इसने कि गैप बना लिया, उसको आप क्या कहते हो? ओजोन होल। ओजोन होल। और ये भी कुछ साल पहले कहां पर आ गया था? अंटार्कटिका। अब भर गया। कैसे भरा?
बड़ी सारी कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स और सारी कंट्रीज के कोऑर्डिनेशन की वजह से, ठीक है। और उन कंट्रीज ने जब उन ट्रीटीज को सिर्फ साइन नहीं करा और उसके साथ सिर्फ साइन नहीं करा, साइन करने के साथ साथ क्या करा, रेटिफाई भी करा, अपने अपने देश में प्रयास भी करे, एक्ट लेकर आए, रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आए, ठीक है, लेजिस्लेशन लेकर आए। तो यहाँ पर एक लाइन पढ़ो, जो साइंटिस्ट हैं दे हैव फाउंडेड पार्टिकल्स एरोसॉल्स प्रोड्यूस बाय, उसको बड़ा कर दो, अब क्लियर है। तो साइंटिस्ट हैव फाउंडेड पार्टिकल्स एरोसॉल्स प्रोड्यूस बाय मेजर वॉल्केनिक इरप्शंस दे एसिलेट ओजोन डिस्ट्रक्शन। इसकी वजह से जो ओजोन लेयर डिप्लीशन जो होती है, इसकी प्रक्रिया जो है वो जल्दी जल्दी शुरू हो जाती है। जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आप में तो इतनी उनकी औकात नहीं है कि वो ओजोन को डिस्ट्रॉय कर सके, ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर सके, बट दे प्रोवाइड अ सरफेस, ऐसा सरफेस जिसके ऊपर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और वो केमिकल रिएक्शन अगर ये एक ओजोन की अगर ये लेयर है, इसको एक जगह से, ये मान लो कि सन की रेज आ रही हैं, ये अभी तक यहाँ पर आ रही थी, ये रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही थी, ये यहाँ पर आई, ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई, इसकी जब क्षमता ख़त्म हो जाती है और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाता है जिसके ऊपर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो ये उसके बाद चीर कर निकल जाएगा यहाँ पर, और ये बन जाएगा एक प्रकार से ओजोन होल। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज़ करा राइटर ने कि एक केमिकल रिएक्शन हो सकता है। अच्छा, तो वो कैसे होगा? ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो, H2S, HF, CO2, SO2, कार्बन ऐश, ये सारी चीज़ें हवा में ऊपर जाकर, स्पेशली बादलों के साथ जब ये जाएंगी, ये मर्ज होंगी, मतलब हवा इनको बादलों तक ले गई और बादल में पानी भी है, और ये मत भूलो कि बादलों में इकट्ठा है, क्या है? पानी, वाटर, H2O, राइट? ये है ऑलरेडी। अब ये गैसेस नॉर्मल तरीके से रिलीज हो रही थी, होने मतलब उसको होने दो, मान लो, ठीक है, वो हो रही है रिलीज, मान लिया, लेकिन अब बादलों के अंदर पानी भी है। अब ये जो चीज़ें हैं, जैसे ये SO2, अब ये इसके साथ रिएक्ट कर रही है, ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा 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 है, और ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है। ऐसे करते करते एक दूसरे के साथ ही जो रिएक्ट कर रहे हैं, अब आ जाओ वापस इस पे, मिल गया। अब ये सरफेस केमिकल रिएक्शंस के लिए, बताओ, बन गया ये सरफेस ऊपर जाकर अपर एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फियर में, है ना? क्या इसकी वजह से अब होगा डिस्ट्रॉय ओजोन या ओजोन लेयर? बिल्कुल। अब यहां पर क्या होता है, आप एक चीज और जानते होगे कि कुछ चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं बादल के अंदर, उन्हीं की वजह से बिजली वगैरह कड़कने का फिनोमेना भी क्रिएट होता है, राइट? होता है। ये न्यूक्लिएशन होता है। जो ये चार्ज पार्टिकल्स बादल के अंदर हैं, ठीक है, आसमान में होते हैं, बादल के अंदर क्या है, हवा में भी हैं, तभी तो ये ऑरोरा इफेक्ट वगैरह, और ये जो ऑरोरा बोरेलिस, ये जो इफेक्ट होते हैं, अलग अलग जगह पे क्रिएट होते हैं, राइट?
ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये जो गैसेस आपस में केमिकल रिएक्शन कर रही हैं, इसको और ज़्यादा ये फास्ट बनाने का काम कर देते हैं, इस प्रोसेस को और फास्ट कर देते हैं। फिर बस बादलों की जब ये कैरिंग कैपेसिटी मतलब एक तरीके से भरने लग जाती है, तो बस उसकी वजह से क्या होगा, कंडेंसेशन, पानी बन के गिरेगा। अब वो अलग अलग फॉर्मेट के अंदर गिर रहा है, कोगुलेशन। और एक बादल का वो आपको एग्जांपल यहाँ पर दे रहा है, सीरस क्लाउड। लेकिन मैंने आपको बोला कि क्लाउड पे एक तरीके के क्लाउड पे मत जाना, एक टाइप को मत जाना, ऐसे बहुत सारे क्लाउड होते हैं। अभी आप एक भी तरीके के क्लाउड को नहीं जानते हो। क्लाउड्स का हमारा एक सेपरेट टॉपिक आएगा क्लाइमेटोलॉजी में, वो मैं आपको बाद में करवाऊंगा। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, सेडिमेंटेशन एंड सर्कुलेशन, ये सेडिमेंटेशन एक्चुअली इनको वर्ड यहाँ पर यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी चलो ये राइटर आपको कह रहा है यहाँ पर, तो मैं आपको ये समझाता हूँ। ये जो ओरिजिनल गैसेस थी, केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो ये एक न्यू फॉर्मेट में, केमिकल रिएक्शन होने के बाद जैसे SO2 H2S से टकरा गई और उसने एक H2SO4 करके कुछ बनाया, मान लो कुछ भी बनाया ऐसा। ये जो चीज़ें हैं अब ये नीचे की तरफ आएंगी इसके साथ, बादलों के साथ, ठीक है। ये सर्कुलेट भी करेंगी हवाओं के साथ, और इसकी वजह से जो न्यूक्लिएशन है, अब जो चार्ज पार्टिकल्स हैं हवा के अंदर, वो और ज़्यादा इसको इधर उधर फैलाएंगे। और सबसे खतरनाक है इनमें से, जो ये बारिश का पानी है वो अब नीचे बन के गिरेगा, जो कि इस न्यू फॉर्मेट के जो गैसेस हैं, ये जो केमिकल रिएक्शन जिसका हुआ है उसको गिराएगा, और वो बनेगा एसिड रेन। और यहाँ पर ये पूरी की पूरी वेजिटेशन को, बिल्डिंग्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, ह्यूमन हेल्थ को, एनिमल हेल्थ को, वाटर हार्वेस्टिंग के मकसद को, गोल को, उन सबको प्रभावित करता है। समझ में आया इतनी बात अच्छे से? पक्का? तो ये हमारा एक और कॉज था दोस्तों, जो कि था एयर पोल्यूशन से रिलेटेड। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।